नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर एवं जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। पहला प्रश्न है, किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना पहला 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य के लिए अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। अगस्त मलाई दोस्तों तमिलनाडु में एक स्थान का नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? ऑप्शन है रूस, वेनेजुएला, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, एसबीआई द्वारा बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है मनोज सिन्हा जी ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? ऑप्शन है अमित शाह, एस जयशंकर, शशि थरूर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार शशि थरूर जी के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा याद रखिएगा, पीएम मोदी के लिए भी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, लेकिन पीएम मोदी का नाम ऑप्शन में नहीं है और जनरली आपको ऑप्शन में शशि थरूर ही नाम देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के अध्यक्ष अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया है? तो याद रखिएगा, अमित बर्मन डाबर कंपनी के अध्यक्ष थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक 2022 में पेश किया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक 2022 में पेश किया है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहां स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर सऊदी अरब में विकसित किया जाएगा या स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, औरंगाबाद। ऑप्शन में मुंबई, भोपाल एवं प्रयागराज भी दिया है, लेकिन इसका सही जवाब है औरंगाबाद। ऐसा पहला भारत का शहर बन गया है जहां गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड के मामले में देश का शीर्ष शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, देश की वाणिज्यिक एवं आर्थिक राजधानी मुंबई ऐसा शहर है जहां इंटरनेट स्पीड सर्वाधिक उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है राजस्थान सरकार ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, भारत ने अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ चीतों को लाने का समझौता किया है और पिछले वर्ष नामीबिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 8 चीतों को भारत लाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। और याद रखिएगा, पूछा जाता है कूनो नेशनल पार्क किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत असम सरकार द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है सूर्या, अजय देवगन या उपयुक्त दोनों। तो याद रखिएगा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सूर्या एवं अजय देवगन इन दोनों अभिनेताओं ने
बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता, तो उपयुक्त दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो दोस्तों बुरहानपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश में आता है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। और अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा राज्य बना है। बुरहानपुर को ही दोस्तों दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों यह है जवाहरलाल पोर्ट या जवाहरलाल बंदरगाह, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और याद रखिएगा, जवाहर पोर्ट देश का कंटेनर की क्षमता के मामले में देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत और जापान ने कहां पर समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारत और जापान ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभियान किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को विश्व बैंक ने अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो दोस्तों इनका नाम है इंद्रजीत गिल, जो कि एक भारतीय हैं और इन्हें विश्व बैंक द्वारा मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड रख दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खेड़ा मेला आयोजित किया गया है? तो दोस्तों खेड़ा मेला पंजाब राज्य में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो याद रखिएगा, सोने के सिक्के जिम्बाब्वे देश ने लॉन्च किए हैं मुद्रास्फीति से निपटने के लिए या आर्थिक संकट से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की है? जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और याद रखिएगा, पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर भारत सरकार ने 5% जीएसटी लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों काशी यात्रा योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुफ्त सीवर कनेक्शन की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलम वेबसाइट लॉन्च की है, जो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, कलम वेबसाइट का संबंध हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने से। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, यून सुक योल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति हैं एवं किम जोंग उन उत्तर यानी कि नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? तो याद रखिएगा, 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री या ज्वेलरी बनाने का कारखाना हरियाणा राज्य से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों राजीव कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य ने 8 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया है।
और प्रश्न पूछा जाता है लता मंगेशकर का जन्म कहां हुआ था, तो याद रखिएगा इंदौर मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है देश के सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा अनिल चौहान जी को देश के नए सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा देश के पहले सीडीएस, सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत जी थे और दूसरे अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है एसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। एसआई यानी सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहां स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा नेपानगर में न्यूज प्रिंट का कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा सुआ नृत्य का संबंध बेगा जनजाति से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 111 किलोमीटर के बराबर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है जब पवन पृथ्वी के भूखंड के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय पवन, भूविक्षेपी पवन, व्यापारिक पवन या पछुआ पवन, तो याद रखिएगा उसे भूविक्षेपी पवन या जियोट्रॉपिक पवन कहा जाता है, जियोट्रॉपिक विंड कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों स्पेयर हेड शब्द का संबंध होता है तैराकी यानी कि स्विमिंग से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है डॉगर बैंक से क्या तात्पर्य है या डॉगर बैंक से तात्पर्य है जापान के तटीय क्षेत्र, पश्चिम अंटार्कटिक मत्स्य क्षेत्र, पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र या हिंद महासागर के मत्स्य क्षेत्र, तो याद रखिएगा डॉगर बैंक से तात्पर्य होता है पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र या मत्स्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विविध बनाया गया है, इसका सही जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विविध बनाया गया है। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दक्षिणी एशिया ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व की सबसे घनी आबादी निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है। ऑप्शन है संसद को, राज्य विधानमंडल को, या सामयिक रूप से गठित संविधान संशोधन सभा को, या भारत के राष्ट्रपति को, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होता है कि वह जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन कर सके। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान या भारतीय शासन अधिनियम 1919, तो इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। और 1935 से याद रखिएगा कई बार डायरेक्ट यह आ जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1935, 1919 और ऐसे लाइन से दिया रहेगा, तो 1935 भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था जब कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ। तो याद रखिएगा कांग्रेस के दोनों गुट नरमगल और गरम दल के बीच पुनः एकीकरण लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, याद रखिएगा, और 1907 में उनका विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन कहां पाई जाती है। तो दोस्तों काफी कॉमन प्रश्न है साइंस का, और याद रखिएगा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखिएगा लोहा यानी कि आयरन। और फिर प्रश्न आता है कि आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया रोग आयरन की कमी से शरीर में होता है, जिससे आयरन की कमी होती है और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त की कमी होती है।
अगला प्रश्न है, शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों याद रखिएगा, ताप स्थायी यानी कि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने वाली ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणुओं द्वारा होता है? ऑप्शन है पीलिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड या थैलेसीमिया। तो याद रखिएगा, टाइफाइड ऐसा रोग है जो कि जीवाणुओं द्वारा होता है। इसके अलावा पीलिया, इन्फ्लुएंजा एवं थैलेसीमिया विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? याद रखिएगा, उत्परिवर्ती जीन यानी म्यूटेंट जीन के कारण हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एवं थैलीसीमिया यह तीनों रोग होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या तेल? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन प्रोटीन्स में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन है समान आवृत्ति के, समान तरंग दैर्ध्य के, समान फलन के या सभी सही है। तो याद रखिएगा, लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, समान आवृत्ति के भी, समान तरंग दैर्ध्य के भी एवं समान फलन के भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेडियो इम्यूनॉन्सी किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है फेफड़ों के कैंसर के उपचार के लिए, एड्स के उपचार के लिए, हड्डियों के फ्रैक्चर के उपचार के लिए या रक्त सैंपल के एंटीबॉडीज को और हार्मोन्स की उपस्थिति जानने के लिए। तो याद रखिएगा, रेडियो इम्यूनॉन्सी प्रोसेस होती है रक्त के सैंपल में एंटीबॉडीज एवं हार्मोन्स की उपस्थिति जानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक डैश इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहें उस फीचर को इंस्टॉल कर सके। दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न है, पूछा गया है कौन हमें यह इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहें उस फीचर को इंस्टॉल कर सके। तो दोस्तों इसका नाम है कस्टम। एक कस्टम इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहें उस फीचर को इंस्टॉल कर सकें। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है फाइल टाइप को पहचानने के लिए, तो यही सही है। फिर ऑप्शन दिया है फाइल के नाम में, फाइलों को पहचानने में, या फाइल का नाम हो ना सके इसलिए। तो फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं फाइल टाइप को पहचानने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा डॉट पीपीटी, यह पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि यह पावर पॉइंट की फाइल है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, बिटमैप इमेज को बनाने तथा सुधारने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इलस्ट्रेशन प्रोग्राम, इमेज ग्राफिक मॉडिफायर या बिट पॉलिशिंग पैकेज। तो दोस्तों बिटमैप इमेज को बनाने तथा सुधारने वाले प्रोग्राम को इमेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यूजर के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ सहयोग को क्या कहा जाता है? हाइपर एक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी, इनएक्टिविटी या रिएक्टिविटी? तो याद रखिएगा, यूजर के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ सहयोग को इंटरएक्टिविटी कहा जाता है, इंटरएक्टिविटी। अगला प्रश्न है, कई लोग अपने व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जैसे वेबलॉग्स, अथवा उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें ब्लॉग्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग किसका उदाहरण है? तो दोस्तों कल वाली क्लास में मैंने इन तीनों को समझाया था, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एक वन वे नेटवर्किंग का उदाहरण है, और वन वे नेटवर्किंग होता है सिंप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होता है वॉकी टॉकी, और फुल डुप्लेक्स का होता है मोबाइल फोन। याद रखिएगा, फुल डुप्लेक्स में जहां दोनों तरफ से सिग्नल आ सके या जा सके। हाफ डुप्लेक्स में एक बार में सिर्फ एक तरफ से आ जा सकता रहता, टू वे है लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक तरफ से। और सिंप्लेक्स वन वे होता है कि सिर्फ एक तरफ से सिग्नल आ सके, जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग या इंटरनेट ब्रॉडबैंड टाइप। अगला प्रश्न है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है अ परसेप्शन सिस्टम, अ कन्वेंशनल सिस्टम, एन एक्सपर्ट सिस्टम या अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो नॉलेज बेस्ड सिस्टम को एन एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साइंस की वह फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या जिसे एआई भी आपने नाम सुना होगा, एआई कहते हैं,
वह क्या कार्य करती है? ऑप्शन है व्यक्ति की भावनाओं तथा विचारों को बदलता है, यह तो गलत है। एक बफर की तरह कार्य करता है जो मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता से मुक्त करता है, यह भी गलत है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बदलता है, यह भी गलत है। मनुष्य की इंद्रियों, विचारधाराओं तथा क्रियाओं की नकल करता है। तो दोस्तों एआई का मुख्य कार्य यही होता है कि मनुष्य की इंद्रियों, विचारधाराओं तथा क्रियाओं की नकल करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है कई वेबसाइट्स पर चलती फिरती ग्राफिक्स लगी रहती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो आप सभी जानते हैं चलती फिरती ग्राफिक्स को एनिमेशन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न पहले कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर वक्त का एक रिपेयर जो कि इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी मूल्य पर मिलता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे पैच कहा जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर बग का एक रिपेयर है और इंटरनेट पर बिना किसी मूल्य के मिलता है, यानी कि फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है WAV, WMA एवं AIFF किस चीज के उदाहरण है? ऑप्शन है एनकोडर प्रोग्राम, ऑडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट या ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो याद रखिएगा यह तीनों ऑडियो फाइल फॉर्मेट के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड में फॉरवर्ड की शॉर्टकट की क्या है? FWD यानी कि फॉरवर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो याद रखिएगा Ctrl+F MS वर्ड में फॉरवर्ड की शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है ISP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है इंटरनेट सर्फिंग प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो याद रखिएगा ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो किसको बनाने के लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है और यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए विकसित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए सी भाषा जिसके लिए बनाई गई थी डिजाइन करने के लिए। अगला प्रश्न है मैलिशियस सॉफ्टवेयर और किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की पहली जनरेशन किस तकनीक पर आधारित थी? तो याद रखिएगा अगर पहली जनरेशन की कंप्यूटर की बात की जाए तो यह थी वेबकॉम ट्यूब पर आधारित। कई जगह आपको वेबकॉम ट्यूब की जगह वेब ट्यूब भी लिखा मिल सकता है। ट्रांजिस्टर था दोस्तों याद रखिएगा सेकेंड जनरेशन का। VLSD का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और यह तीसरी जनरेशन में इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किसमें मापा जाता है? तो याद रखिएगा मॉनिटर का रिफ्रेश रेट H2 में मापा जाता है, तो H2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मेमोरी हाइस्की में सबसे नीचे कौन आता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा मेमोरी हाइस्की में सबसे नीचे आती है सेकेंडरी मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न है पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल अर्थमेटिक, पर्सनल डाटा असिस्टेंट। तो याद रखिएगा पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होता। अगला प्रश्न है कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद में क्या नियंत्रण करता है? ऑप्शन है कंप्यूटर CPU, नेटवर्क एवं सर्वर या कंप्यूटर स्टोरेज। तो याद रखिएगा कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद को नेटवर्क और सर्वर नियंत्रित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताएं। अभी तक अगर आपने अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।